बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम ग्रुप 2A एलिमेंट से बात को शुरू करेंगे। लास्ट टाइम जो आपको लेक्चर डिलीवर किया गया था उसमें फ्लेम टेस्ट के बारे में आपको बताया गया था, और फ्लेम टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है कि जो ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A दोनों के एलिमेंट्स के लिए जो है वो म्यूचुअली इक्वली जो है वो पॉसिबल है। फ़िलहाल हम जनरल प्रॉपर्टी से बात शुरू करते हैं। बेटे, ग्रुप 2A में अगर आप ट्रेंड्स देख लें तो एक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसका ट्रेंड हमने पढ़ना है वो है एटॉमिक रेडियस, और अब की बार भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे आपने इससे पहले डिस्कस किया ग्रुप 1A में कि अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या स्ट्रोंशियम, बेरियम या रेडियम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम बेटे एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ क्यों करेगा उसकी रीज़न आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है डाउन द ग्रुप। ठीक है जी। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये तमाम ग्रुप्स के लिए आम तौर पर जो है वो सेम होती है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटे, ग्रुप 1 की तरह ग्रुप 2A में भी टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। बॉटम साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन लूज़ करना में हमें आसानी होगी, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, और टॉप वाले जो हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको एक बात इसके साथ रिलेट की थी, और ये भी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो इस किस्म की बातें जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं, ये भी सब रिपीटिशन है, आपको इसमें भी जो है वो कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि आप अगर लेफ़्ट से राइट मूव करें तो ग्रुप 1A और 2A, ग्रुप 1A की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ग्रुप 2A की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हम पीरियड 3 एलिमेंट्स पढ़ रहे थे कि लेफ़्ट साइड पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम और राइट साइड पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। तो लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। फ़िलहाल हम सिर्फ ग्रुप 2 को डिस्कस करते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी जो आमतौर पर जो है वो डिस्कस की जाती है वो है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सेम यही फिनोमेना है कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यानी बेरिलियम आमतौर पर एक ऐसा एलिमेंट होगा इस ग्रुप में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद बाकी जो हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो उनके लिए भी ये क्राइटेरिया जो है वो इस तरह से चलेगा। यानी आप यूँ समझ लें कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटे ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास ग्रुप में सिमिलर चलेंगी और इनका ट्रेंड एक जैसा होगा। यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी एटॉमिक रेडियस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है वो है जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन ग्रुप 2A। जनरली टॉप टू बॉटम बेटे आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। जो टॉप वाले हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ आते जाएंगे साइज़ में इजाफा होता जाएगा,
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे। लेकिन अगर हम बेटे फोकस करें तो हमारे पास जो ट्रेंड चलते हैं वो कुछ यूँ चलते हैं कि बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओवरऑल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम तो हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं इनके लिए आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। कोई वैलिड रीज़न, कोई प्रॉपर ऐसी रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से चेंज होंगे। ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है, और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए ड्रॉ करूं तो बेटा ये आपके पास फर्दर रैंडम है कि बॉइलिंग पॉइंट में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम फिर थोड़ा सा कम और बेरियम फिर थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये इर्रेगुलर ऑर्डर में आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसकी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली जो है वो इस तरह से बिहेव करते हैं जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, ओके। ये वाला पोर्शन जो है वो सबसे आसान था, इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। कोई शायद एक आध पॉइंट ऐसा हो जो आप लोगों ने आज फर्स्ट में जो है वो फर्स्ट टाइम पढ़ा हो। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले ग्रुप 2A एलिमेंट्स का रिएक्शन पढ़ना है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अच्छा जी, चले मैं इसको थोड़ा सा चैनलाइज कर देता हूँ ताकि बात जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। लेट्स से जी, ये मेरे पास जो है वो एक टेबल है जिसमें मैं सबसे पहले बेरिलियम की बात करता हूँ। बेटा बेरिलियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो ये बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड। ये एक स्लो रिएक्शन होगा और जितना भी बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा ये आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टिविटी को कम करता चला जाएगा। और इसके लिए लॉजिक जो है वो सेम वही है जो आपने इससे पहले एलुमिनियम के लिए पढ़ी। यानी बेरिलियम ऑक्साइड क्या करेगा कि सरफेस ऑफ मेटल पे एक लेयर बना लेगा, कोटिंग डेवलप कर लेगा और उस कोटिंग की वजह से फर्दर रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। जो बेरिलियम ऑक्साइड है बेटे ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में एम्फोट्रिक है, और एम्फोट्रिक सब्सटेंसेस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो ड्यूअली बिहेव करते हैं, यानी एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करूं कि बेरिलियम ऑक्साइड HCl से रिएक्शन कर रहा है तो बेटे आपके पास कंडीशन कुछ यूँ बनेगी कि प्रोडक्ट आ जाएगा बेरिलियम क्लोराइड और साथ में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा वाटर। इस केस में HCl एसिड जबकि बेरिलियम ऑक्साइड बेस है। लाइकवाइज अगर बेरिलियम ऑक्साइड को मैं ट्रीट करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बेटे ये प्रोडक्ट बनेगा Na2BeO2। नाम है इसका जी सोडियम बेरिलेट, और इसके साथ क्या बन जाएगा आपके पास? वाटर बन जाएगा। तो अब की बार क्या है जी, बेरिलियम ऑक्साइड को अगर हम फोकस करें तो बेरिलियम ऑक्साइड बिहेव कर रहा है एसिड के तौर पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा हमारे पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी टेबल में अगर मैं आगे एक्सटेंशन करके मैग्नीशियम का जिक्र करता हूँ तो बेटा मैग्नीशियम जो है ये आपके पास क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ। और बेटा जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पे आपके पास बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और हम फिर ये बात भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर का होता है। और फिर हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए देन इट विल जनरेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको एक कहानी मैट्रिक में याद होगी, हमने पढ़ी थी कि इस सारे मिक्सचर के लिए टर्म इस्तेमाल होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बेटा ये आपके पास जो है वो एक कंडीशन यहाँ पे लिखी जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं इस टेबल को एक्सटेंड करूँ और आपको जो है वो नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन बता दूँ तो बेटा कैल्शियम के साथ रिएक्शन लिखा जा सकता है। कैल्शियम का अगर रिएक्शन हो ऑक्सीजन से तो बेटे ये आपके पास बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। लाइकवाइज
स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके भी रिएक्शन लिखे जा सकते हैं। ये बन जाएगा बेरियम ऑक्साइड। ख़ास बात यह है कि आम तौर पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि अगर इनके ऑक्साइड्स को ट्रीट किया जाए फर्दर ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पर ऑक्साइड। तो ये बेरियम का पर ऑक्साइड भी जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है। यानी आपके पास जो ग्रुप 2A है इसकी रिएक्टिविटी ग्रुप 1A के मुकाबले में कम है, लेकिन ये ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा ग्रुप है आपके पास कि जिसमें रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी और नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ आपको पर ऑक्साइड भी मिलेंगे। सुपर ऑक्साइड इस ग्रुप के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी। अगेन ये आपके पास हाईली बेसिक होते हैं और इनके सोल्यूशन जो हैं वो आमतौर पर बेसिक सोल्यूशन या अल्कलाइन सोल्यूशन है, जस्ट लाइक जैसे आपने इससे पहले मैग्नीशियम के लिए पढ़ा। ठीक है जी। तो ये कुछ थोड़ा सा पोर्शन बेटा ऑक्साइड्स का है। एक और बात जो ऑक्साइड्स के लिए मैं आपको जो है वो डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा फिर ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ऑक्साइड्स अगर तैयार करने हों तो बेटा डायरेक्ट रिएक्शन हो सकता है। आप मेटल का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये ऑक्साइड्स बन जाएंगे, लेकिन सम टाइम हम इनडायरेक्टली भी ऑक्साइड तैयार कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लें। बेटे लाइमस्टोन को अगर हीट किया जाए तो हमने ये पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सेम वही बेसिक ऑक्साइड है जो आप यहाँ पे हासिल कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली डिफरेंट कंपाउंड्स की डीकम्पोजिशन पे आप इन ऑक्साइड्स को हासिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपने जो है वो याद रखनी है। ओके, इसको हम फर्दर थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड करते हैं और एक और रिएक्शन जो है वो हम फोकस करते हैं कि अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट कर जाएं वाटर के साथ। पहले हमने रिएक्शन देखा ऑक्सीजन के साथ, अब हम ट्राई करते हैं इस रिएक्शन को वाटर के साथ। तो बेटे वाटर के साथ जो है वो हमें क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो सकते हैं। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि आम तौर पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, बेरिलियम को आप छोड़ दें। बेरिलियम जो है वो आम तौर पर स्टीम या वाटर के साथ रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ नहीं होता। मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन कर सकते हैं। ये वाली बात फिर से रिपीट हो रही है कि अगर मैग्नीशियम को आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास बेटा प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ एट हाई टेम्परेचर तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। बेटे ये वाली बात बहुत ही आसान है। बेसिकली होता ये है कि मैग्नीशियम दोनों केसेस में जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बनता मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, लेकिन कोल्ड वाटर के केस में चूँकि मॉइस्चर या वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है तो ज़्यादा वाटर अवेलेबल होने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और स्टीम के केस में चूँकि वाटर वेपर्स जो हैं मौजूद हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एज़ इट इज़ आपके पास मौजूद रहता है। इसके अलावा आप डाउन द ग्रुप कोई सा भी एलिमेंट ले लें और उसको आप वाटर में डिज़ोल्व करें, सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होती जाएगी, तेज़ी से ये कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करता जाएगा, आपके पास हाइड्रोक्साइड बनते जाएंगे और साथ में जो है वो हाइड्रोजन रिलीज़ होती जाएगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके किसी भी एलिमेंट के लिए जो है वो फोकस की जा सकती हैं, जो हम यहाँ पे जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सबसे लास्ट में हम एक रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं आज, और फिर उसके बाद हम कंपाउंड्स की तरफ चलेंगे। आज हमारा जो लास्ट रिएक्शन होगा वो है जी रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ठीक है जी, आप नाइट्रोजन के साथ जो है वो इसको रिएक्शन को जो है वो फोकस करें कि हमारे पास जो है वो कंडीशन किस तरह से जो है वो प्रिवेल करती है फॉर नाइट्रोजन। अल्कलाइन अर्थ के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अगर इन्हें नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट किया जाए तो बेटे ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने पे
आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है जी नाइट्राइड। फॉर द मोमेंट आपके पास जो कंपाउंड है बेटे इसका नाम है जी कैल्शियम नाइट्राइड। इसको हम अगर बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन नाइट्राइड की इम्पोर्टेंस क्या है बेटे, आपको जो चीज़ याद रखनी है वो इसकी इम्पोर्टेंस याद रखनी है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंस क्या है, दीज नाइट्राइड्स मे बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया और NH3। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होगी कि आप इसी नाइट्राइड को रिएक्ट करवा दें मॉइस्चर के साथ, पानी के साथ, तो मेटल क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर आपको हाइड्रोक्साइड दे देगा और दूसरी तरफ नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट दे देगा अमोनिया NH3। ये एक कंडीशन है आपके पास जिस कंडीशन को जो है वो देखा जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। आप इसको अगर बैलेंस कर लें तो बेटे बैलेंसिंग जो है वो बहुत आसान है। आप नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं या कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, नाइट्रोजन 4 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन फोकस कर लें जी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। तो आप इसको जो है वो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये इक्वेशन इससे बैलेंस हो जाएगी। 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। आप इसको जो है वो कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मली भी जो है इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो ये आपके पास आज के सारे रिएक्शंस थे। हमने आज ग्रुप 2 एलिमेंट्स की कुछ थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस पढ़े। आज के रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पढ़ा। फर्दर जो इसके कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।